अब आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो अपना अगला जो बैंड स्पेक्ट्रम है, कौन सा, कंपन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में बात करेंगे कि कंपन स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं और इसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के विकिरण की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें होती हैं, उन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि कंपन क्या होता है। क्या होता है कंपन? क्या होता है कंपन? वो होता है जिसमें क्या है, कोई पार्टिकल क्या करता है, अपनी साम्य अवस्था से क्या करता रहता है, ऊपर नीचे गति करता रहता है, साइड में से गति करता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, अपना कंपन कहलाता है। ये बात तो समझ में आ गई आपको। दूसरी है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो वो मैं आपको बहुत, जो अपने जितने भी लेक्चर में मैंने कम से कम एक बार तो आपको हर लेक्चर में बताया होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर भी आपको बताता हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखो, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी जो प्रकाश की किरण होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रंगों में विभाजित करते हैं। जो प्रकाश की किरण थी उसको उसके रंगों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, और विभाजित किए हुए रंगों की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या करते हैं, किसी पर्दे पर या फिर किसी प्लेट पर प्राप्त कर लेते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि कंपन के द्वारा जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, कंपन स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखो, घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें हो क्या रहा था कि हमें सबसे कम ऊर्जा वाले विकिरणों की आवश्यकता हो रही थी। इनकी जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है उन विकिरण को अगर हम लोग किसी पार्टिकल पर डालते हैं तो उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हो रहा था, घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब हम क्या बात करते हैं कि जो कंपन स्पेक्ट्रम होता है, जो कंपन स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो विकिरण की ऊर्जा थी उनसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास वाइब्रेशनल जो ऊर्जा स्तर है उनमें क्या होता है, गैप ज्यादा होता है। किसकी तुलना में, जो अपने रोटेशनल जो ऊर्जा स्तर थे उनकी तुलना में। क्या है कि जो रोटेशन के जो घूर्णन स्तर थे उनमें जो ऊर्जा अंतराल था वो कम था और जो वाइब्रेशन वाले हैं वो क्या है, ज्यादा है। तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो सबसे कम एनर्जी थी वो किसकी थी, जैसे पहले थी रेडियो वेव्स थी, उसके बाद सूक्ष्म तरंग आई थी, उसके बाद आवृत्त आई थी। इस तरीके से उनकी श्रेणी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो हमें जो घूर्णन स्पेक्ट्रम था उसको प्राप्त करने के लिए माइक्रोवेव्स का उपयोग कर रहे थे। अब हम किसका उपयोग करेंगे, जो अपना वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है उसको प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, अवरक्त तरंगों का उपयोग करेंगे। इनका उपयोग करेंगे, इंफ्रारेड वेव्स का उपयोग करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवरक्त तरंगें बोलते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो देखो क्या होगा, देखो जब हम लोग क्या करते हैं किसी पार्टिकल पर जो अपनी क्या है इंफ्रारेड वेव्स हैं वो डालते हैं तो उसमें क्या होने लग जाता है, कंपन होने लग जाता है। जो कंपन के जो ऊर्जा स्तर है उनमें क्या करने लगते हैं, पार्टिकल ट्रांजिशन दिखाना शुरू कर देते हैं और उसी की वजह से हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसको क्या कहा जाता है, कंपन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और लगभग कितनी ऊर्जा, लगभग 0.1 ईवी ऊर्जा पर ही क्या करने लग जाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल में कौन से होने लग जाते हैं, कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकता है। कि भाई अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर हम लोग इतनी ऊर्जा देते हैं ना तो वो क्या करने लग जाएगा, अपनी उसके जो कंपन के जो ऊर्जा स्तर हैं उनमें क्या होने लग जाएंगे, ट्रांजिशन होने लग जाएंगे और उसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है अपना, वो कहलाता है कंपन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और देखिए जो कंपन स्पेक्ट्रम है वो किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो अवरक्त तरंगे हैं उनकी वजह से ही तो प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर क्या बोल सकते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो कौन सी है इंफ्रारेड वेव्स है जिनके द्वारा जो भी स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो अलग ब्रांच है कौन सी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। किसका, जो अपने स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं किसके द्वारा, जो इंफ्रारेड वेव्स होती है उनके द्वारा जितने भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन किसमें करेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में करेंगे। ये बात होती है किसके बारे में, कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो सबसे जो कम ऊर्जा चाहिए वो किसके लिए चाहिए हमें, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए। किसके लिए, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए। उसके बाद जो ऊर्जा चाहिए हमें वो किसके लिए चाहिए, वो चाहिए हमें कंपन के लिए। किसके लिए, कंपन स्पेक्ट्रम के लिए। और उसके बाद हमें किसके लिए चाहिए, उसके बाद चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होते हैं
उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब इसके लिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग को काम में लेते हैं कौन सी, सूक्ष्म तरंगे। क्या लेते हैं, सूक्ष्म तरंगे, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद हम लोग काम में लेते हैं कौन सी, कंपन के लिए लेते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत तरंगे। क्या बोलते हैं, आवृत तरंगे। और उसके बाद जो अगली है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अल्ट्रावायलेट होती है, जो विजिबल वाली है, पैराबैंगनी किरणें है, वो किसमें काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लेते हैं। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, किसी मॉलिक्यूल को जब हम क्या करेंगे, आवृत तरंग डालेंगे उस पर, किसी भी पार्टिकल पर क्या करेंगे, अणु पर क्या करेंगे, आवृत तरंग डालेंगे, तो उनकी ऊर्जा क्या है, जो सूक्ष्म तरंगे हैं उनसे तो ज्यादा है ना, उनसे उसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो उसमें क्या होने लग जाएगा, कंपन तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा ही होगा, साथ साथ में क्या करने लग जाएगा, जो मॉलिक्यूल है वो क्या करने लग जाएगा, घूर्णन भी करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, घूर्णन भी करने लग जाएगा। इसकी वजह से हमें क्या है, जो कंपन और जो घूर्णन का जो स्पेक्ट्रम है वो हमें एक अच्छे से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो कंपन का एक शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंपन होने लगेगा तो उसके साथ में क्या होने लग जाता है, मॉलिक्यूल में घूर्णन भी होने लग जाता है, और उसकी वजह से भी हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो कंपन स्पेक्ट्रम है उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या कहलाता है अपना, उसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोल देते हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होने लग जाता है, कंपन के साथ साथ में घूर्णन भी होने लग जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ये बात होती है कुछ कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम कुछ बात कर लेते हैं जो अपनी आवृत तरंगे हैं, जो अपनी आवृत स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो आवृत तरंगे हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जो आवृत तरंगे हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक तो है अपने पास, देखो मैं आपको बताता हूं, जो आवृत तरंगे हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में आवृत तरंगे। उनकी जो ऊर्जा के आधार पर, उनकी जो तरंग दैर्ध्य है उसके आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। आवृत विकिरण बोल दो, तरंग बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है अपना, वो कौन सा है, वो है निकट आवृत वाला भाग है। कौन सा है पहला, जो पहला है वो है अपना कौन सा, निकट आवृत। कौन सा है, निकट आवृत वाला भाग है, ठीक है। और जो दूसरा अपना वो कौन सा है, वो है सामान्य आवृत। कौन सा है, सामान्य आवृत है। और जो तीसरा अपना वो कौन सा है, दूर आवृत। क्या है, दूर आवृत। इसका मतलब ये है कि जो आवृत विकिरणें हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, जो उनकी आवर्ती संख्या है उसके आधार पर, और जो तरंग दैर्ध्य है उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो इन दो तीनों के बारे में देख लेते हैं कि इनकी आवर्ती क्या होती है और उनकी जो तरंग दैर्ध्य है उसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं लैम्डा के बारे में, जो इनकी तरंग दैर्ध्य है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो तो इसके लिए तरंग दैर्ध्य कितनी होती है वो जान लेते हैं पहले। तो इसके लिए तरंग दैर्ध्य होती है अपनी कौन सी, 0.8 से होती है कितनी, 2.5 तक होती है। कितनी, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 0.8 म्यू से कितनी होती है, 2.5 म्यू तक होती है, ठीक है। और जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, जो सामान्य आवृत वाला जो भाग है, इसमें जो तरंग दैर्ध्य का जो परास आती है हमारी वो कितनी आती है, 2.5 म्यू से कितनी आती है, 15 म्यू तक आती है। कितनी आती है, 15 म्यू तक आती है। और जो अपनी दूर आवृत है उसके लिए कितनी परास आती है, 15 म्यू से कितनी आती है, लगभग 200 म्यू तक आती है। कितनी आती है, 200 म्यू तक आती है। ये बात तो होती है किसके बारे में, उनकी जो तरंग दैर्ध्य है उसके बारे में। और आपको बता देता हूं, आप लोग म्यू को इसमें चेंज करना चाहो सेंटीमीटर इनवर्स में, तो ये किसके बराबर होता है, 1 म्यू होता है किसके बराबर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। ये आप साथ में लिख लीजिए इसके, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ सके। अगर इसको सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना चाहो तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं तरंग संख्या के बारे में। इसके बारे में, तरंग संख्या के बारे में, तरंग संख्या v इसके बारे में। तो देखिए जो तरंग संख्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी है सबसे ज्यादा, इसकी 12,500 से इसकी होती है कितनी, 12,500 से इसकी होती है लगभग 6,600 के समथिंग, 6,600 के समथिंग। एक साथ ही कम कर दिया मैं, निकट निकट ही बताएंगे हमें, सुदूर है दूर। तो तरंग संख्या के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो निकट आवृत जो अपनी तरंगे होती हैं उनकी जो तरंग संख्या होती है वो लगभग होती है 12,500 से होती है लगभग 4,000 के समथिंग।
ठीक है, और ये किसमें है, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। ठीक है, तरंग संख्या जो सेंटीमीटर इनवर्स में है, जो कितनी है 12500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। जो सामान्य अवरक्त तरंगें होती हैं उनके लिए होती है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से होती है, लगभग कितनी 666 सेंटीमीटर इनवर्स के समथिंग होती है। कितनी होती है 666 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। और जो अपना लास्ट है, जो दूर अवरक्त बोल सकते हो या फिर इसको सुदूर अवरक्त भी कहा जाता है, एक और वर्ड नाम लिया जाता है इसका लिए सुदूर अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, तो उसके लिए कितनी होती है, इसकी जो तरंग संख्या है वो कितनी होती है 6666 अरे सॉरी 666 सेंटीमीटर से इनवर्स से कितनी होती है 50 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। कितनी होती है, ये बात होती है किसके बारे में, जो अपना अवरक्त क्षेत्र है उसको, जो अवरक्त विकिरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है, निकट अवरक्त, सामान्य अवरक्त और सुदूर अवरक्त। ठीक है, इसमें जो इसके जो लैम्डा होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, उसका मान कितना है, जो निकट होता है उसका तो होता है 0.8 म्यू से 2.5 म्यू तक, इसका होता है सामान्य का 2.5 म्यू से अपना जो 15 म्यू तक होता है, और जो अपना सुदूर होता है उसका कितना होता है 15 म्यू से 200 म्यू तक होता है। इसी प्रकार इसकी तरंग संख्या के बारे में बात करते हैं, तो जो तरंग संख्या किसकी, निकट अवरक्त क्षेत्र की, तो वो क्या सबसे ज्यादा है 12500 से कितनी है 4000 है। उसके बाद सामान्य की है, सामान्य कितनी है 4000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स है, और जो सुदूर है उसकी कितनी है, जो अपनी 666 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होती है। तो ये बात होती है किसके बारे में, जो अपना अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी है या फिर अवरक्त विकिरणें हैं उनके बारे में होती है। अब देखते हैं कि जो कंपन स्पेक्ट्रम है उसको प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो ये तो आप देख लीजिए, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि जो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको 3 भागों में जो बांटा गया है वो बताइए, तो कौन सा है, निकट है, सामान्य है और सुदूर है, और उनको क्या उसके तरंग दैर्ध्य के आधार पर और उसके आवर्त संख्या है उसके आधार पर आप लोग क्या करना, आपको इसको डिवाइड करना है। तो एक बार लिख लीजिए इन सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इसको उतार लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का हमें क्या करना है, कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो उसके लिए आवश्यक शर्तें होती हैं वो कौन सी होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो कंपन स्पेक्ट्रम के लिए हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, कंपन स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक शर्तें, स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। देखो इसके लिए आवश्यक शर्तें कौन सी होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो जो पहली शर्त होती है इसके लिए, जो पहली शर्त होती है वो तो ये होती है कि जो कंपन की गति की जो आवृत्ति होती है वो किसके बराबर होनी चाहिए, विकिरण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। क्या कोई मॉलिक्यूल जब ही हम लोग उसका कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, जब क्या करता हो, जब उसकी कंपन की गति की जो आवृत्ति है वो किसके बराबर होनी चाहिए, उस पर जो विकिरण आपतित हो रही है उसकी विकिरण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। तो पहली जो इसकी शर्त है वो कौन सी है, वो ये है कंपन की गति की आवृत्ति, कंपन गति की आवृत्ति, कंपन गति की आवृत्ति जो है वो किसके बराबर होती है, कंपन गति की आवृत्ति व विकिरण की आवृत्ति, जो विकिरण आएगी ना इस पे अवरक्त विकिरण, तो विकिरण की आवृत्ति समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल का क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उसका कंपन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अर्थात इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको ये बोल सकते हैं जो V हमारे पास क्या है, जो वो V किसका है, कंपन की है, जो कंपन की गति की जो हमारे पास क्या है आवृत्ति है वो किसके बराबर हो सकती है, वो बराबर हो सकती है अपने किसके, विकिरण की। अगर ऐसी स्थिति हमारे को प्राप्त होती है ना, तो हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग उस पार्टिकल का, उस मॉलिक्यूल का हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। पहली शर्त तो ये है, और जो दूसरी शर्त है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरी शर्त ये बोलती है कि जो अपना मॉलिक्यूल है उसका अपना जो कंपन स्पेक्ट्रम है तभी प्राप्त हो सकता है, तब क्या हो उसमें, जब वह कंपन करता हो तो उस समय उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो परिवर्तित होते रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो उसका डाइपोल मोमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, चेंजमेंट होना चाहिए। कब, जब वो क्या करता हो, कंपन कर रहा हो। तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरी जो इसकी शर्त है वो कौन सी है, उसको लिख लीजिए, कंपन करते हुए, कंपन करते हुए अणु के द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना आवश्यक है,
आघूर्ण में परिवर्तन होना आवश्यक है, परिवर्तन होना आवश्यक है। क्या है कि जैसे कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है, एक तो धन भाग होगा, एक ऋण भाग होगा, तो उसके गुरुत्वीय केंद्र से उसमें क्या होना चाहिए, उन दोनों की जो दूरी है वो समान नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, जो डाइपोल मोमेंट है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर जिसका मान 0 है तो वो हमारे को अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, उसका स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें क्या है कि हमें मॉलिक्यूल के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल जो है उसमें कोई ना कोई हमें उसमें क्या होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। कब हो, जब कंपन करता हो या फिर उसमें स्थायी क्या हो, उसमें हमारे पास क्या हो, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण हो। अगर वो क्या कर रहा है, कंपन के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन कर रहा है, तब तो हम क्या कर सकते हैं, उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो अपनी अवरक्त विकिरण थी उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसका कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए जो परिवर्तन होता है द्विध्रुव आघूर्ण में, वो इसकी दिशा में भी हो सकता है और उसके परिणाम में भी हो सकता है। क्या है कि जो बस कुछ ना कुछ हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, चाहे उसकी दिशा में हो जाओ या फिर उसकी चाहे उसका जो परिणाम है उसमें हो जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन इसमें होना चाहिए। तो क्या है परिवर्तन, द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन, द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन, आघूर्ण में परिवर्तन उसकी दिशा या परिणाम में हो सकता है, दिशा या परिणाम में होना चाहिए। क्या है, इसके लिए मस्ट कंडीशन हो गई हमारे पास कि उसी मॉलिक्यूल का हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त कर पाएंगे, उसी मॉलिक्यूल का हम लोग कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर पाएंगे जिसमें क्या हो, कुछ ना कुछ उसका द्विध्रुव आघूर्ण हो, जो क्या करता हो, जो उसका कंपन करता हो। तो उस समय क्या होना चाहिए, उसके गुण जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसके मान में क्या होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग जो अपनी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं, जैसे H2 है अपना, N2 है, O2 है, तो इनमें क्या है, कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। इनमें क्या है, ये इसमें क्या है, कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, तो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण है, उनका मान कितना है, वो इनके बराबर कितना है, 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, ये वाले जो भाग हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी उस पर अगर इन मॉलिक्यूल पर हम लोग क्या करेंगे, अवरक्त विकिरण डालते भी है ना, तो भी ये क्या नहीं करेंगे, हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा इनका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अपना अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए मुख्य जो शर्त है वो क्या होनी चाहिए, कि हमारे पास क्या है, उसमें कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए या फिर द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इनमें तो क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है ही नहीं। और जब कंपन करेंगे, इसको जब देंगे ऊर्जा, तो वो क्या करेगा, उस ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें क्या है, उसमें क्या है, जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण है वो बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अपना जो कंपन स्पेक्ट्रम है वो इससे प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं, जो हमारे पास क्या हो, जैसे CO2 के बारे में बात करते हैं, तो अपना CO2 क्या है, ये वाला जो CO2 है, अगर इसमें क्या है, इसमें अब लोग बात करें तो इसमें म्यू बराबर जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अभी तो क्या है, इस स्थिति में क्या है, 0 के बराबर होता है। लेकिन जब कंपन करता है तो इसकी जो बंध दूरी है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है। क्या होती है, परिवर्तित होती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब ये कंपन करता है तो ये जो दोनों बंध दूरियां हैं वो एक साथ या तो फिर बढ़ती हैं या फिर एक साथ कम होती हैं। क्या होती है, या तो फिर बढ़ती है एक साथ या फिर एक साथ कम होती है। इसकी वजह से क्या है, इसमें भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी वजह से ये भी क्या नहीं कर सकती है, अपना जो अवरक्त स्पेक्ट्रम है वो भी हम लोग इसका प्राप्त नहीं कर सकते। तो इससे में ये समझ में आता है कि हमारे पास जो कंपन स्पेक्ट्रम है केवल और केवल हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स का प्राप्त कर सकते हैं जो क्या करते हो, इन दोनों शर्तों की क्या है, पालना करते हो। क्या है, इन दोनों शर्तों की क्या करते हो, पालना करते हो। तो जैसे हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, ये वाले जो अणु थे वो भी द्विध्रुव आघूर्ण शो नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से इसमें भी जो कंपन स्पेक्ट्रम वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। CO2 था वो भी क्या नहीं कर पा रहा था। देखो इसमें जो परिवर्तन होगा, इसकी जो बंध लंबाई में परिवर्तन होगा, तो वो क्या होगा, या तो फिर दोनों का साथ में बढ़ेगा या फिर दोनों का साथ में घटेगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें परिवर्तन भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या नहीं करती है, अपना जो कंपन स्पेक्ट्रम है वो हमें प्राप्त नहीं होता इसका। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग उन्हीं मॉलिक्यूल्स का क्या कर सकते हैं, जो कंपन स्पेक्ट्रम हो वो प्राप्त कर सकते हैं जिनमें क्या हो, एक उसके जो द्विध्रुव आघूर्ण हो या तो फिर उसके
पास द्विध्रुव आघूर्ण हो या फिर क्या हो कंपन के दौरान उसके द्विध्रुव आघूर्ण में क्या हो परिवर्तन हो। जैसे बात करते हैं HCl के बारे में, तो इसमें भी परिवर्तन होता है, इसका तो ऑलरेडी इसके पास तो क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है। और जैसे बात करें अपना H2 है उसके बारे में, इसी प्रकार जैसे बात करें HBr, तो इन सभी में क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है। और जब ये क्या करेंगे कंपन करेंगे, जब इन पे अवरक्त हम लोग क्या करेंगे विकिरण डालेंगे, तो वो क्या करेंगे इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसमें परिवर्तन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? परिवर्तन होता जाएगा। उसकी वजह से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं इसकी वजह से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं क्या। तो अब हम बात करते हैं जो अपनी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके उपयोगों के बारे में। हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है हमें स्पेक्ट्रम देगा, जो कंपनी स्पेक्ट्रम देगा, वो क्या करना चाहिए, जो हम लोगों ने 2 शर्त पढ़ी है उनका क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कभी कभार आपको परीक्षा में से जो आपकी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके उपयोगों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो सबसे पहले तो यह है कि किसी बंध में बल स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका उपयोग किया जाता है। और वो किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं उसकी जो तरंग संख्या होती है उसके आधार पर कर सकते हैं। तो तरंग संख्या बराबर क्या होता है 1/2 2 पाई सी √k/μ। और यहाँ पे जो c है वो तो क्या हमारे पास प्रकाश की चाल है, जो k है अपने पास वो क्या है बल स्थिरांक है, जो म्यू है वो क्या हो जाएगा अपना, वो होता है रिड्यूस्ड मास होता है, जो द्रव्यमान में जो कमी होती है उसके बराबर होता है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग अपना जो बल स्थिरांक है k उसकी गणना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला जो अपना वो है किसी यौगिक की पहचान करने में हम लोग क्या कर सकते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा क्या करते हैं किसी यौगिक की पहचान कर सकते हैं। इसमें क्या है जो अपना जो फिंगरप्रिंट वाला जो क्षेत्र है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई अज्ञात मॉलिक्यूल है इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे पहले अज्ञात मॉलिक्यूल का, और फिर जो अज्ञात मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है उसको किसी ज्ञात मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम के हम लोग क्या करते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी यौगिक की क्या है पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है यौगिक की संरचना का निर्धारण में, हमारे पास जैसे कोई हमारे को कंपाउंड मिला और उसमें क्या है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें से जो हमारे पास जो कंपनी स्पेक्ट्रा है उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो आप सबको पता है कि कोई भी एक हमारे पास क्या है जो भी अपने क्रियात्मक समूह है वो एक प्रत्येक क्या है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हमें क्या देते हैं अपने स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, उनके अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर क्या करते हैं वो अपना अलग अलग स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं यौगिक की संरचना का जो अपने यौगिक संरचना है उसका निर्धारण कर सकते हैं। भाई इस हमारे पास जो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ये यौगिक है, इसमें ये कार्बनिक जो अपना क्या है कार्बनिक समूह है, तो उन सभी के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद है शुद्धता का निर्धारण। शुद्धता का निर्धारण किस तरीके से कर सकते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि जैसे हम लोग क्या करेंगे किसी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं स्पेक्ट्रम की शुद्धता और अशुद्धता का क्या लगा सकते हैं हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे को क्या होगा शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा तो इसमें जो लाइनें प्राप्त होंगी वो क्या है एकदम से हमारे को अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन जो अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई अदर उसमें क्या है कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर अदर कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से क्या हो जाता है इसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो हमें अशुद्ध प्राप्त होता है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये अपना जो कंपाउंड है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। अगला है अभिक्रिया की बलगति के अध्ययन, और इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई अभिक्रिया उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और वो किस तरीके से अभिक्रिया देंगे, तो उसकी अभिक्रिया की जो उसकी जो गति होगी वो कितनी होगी, जो उसका वेग होगा वो क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा, जो अपनी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके द्वारा। अगला है अपना अणु की आकृति का निर्धारण। अणु की आकृति किस तरीके की उसकी आकृति होगी उन सभी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। अगला है कि हाइड्रोजन बंध, जो हमारा मॉलिक्यूल जो हमने लिया है अगर उसमें क्या है हाइड्रोजन बंध प्रेजेंस है तो वो क्या कर देगा, जो हमें एक तो जिससे नॉर्मल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसमें क्या हो जो मॉलिक्यूल में क्या हो हाइड्रोजन बंध हो, तो उस स्थिति में क्या होगा जो अपना स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा इसमें जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी अपनी साइज से क्या हो जाएंगी थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, और उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल में भाई हाइड्रोजन बंध है या नहीं है, उन सभी के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। तो परीक्षा में जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग बताइए, तो आपको क्या करना है ये चारों पांचों आपको उपयोग बताने हैं और उनको क्या है अच्छे तरीके जो मैंने इसके बारे में आपको समझाया ना उन सभी को आपको क्या करना है उसमें लिखते जाना है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो कोई मॉलिक्यूल है उसमें जो परमाणु पाए जाते हैं वो किस तरीके से कंपन गति करते हैं, और उनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक मॉडल लेते हैं और उसके द्वारा इसको समझते हैं, जिसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं हमें मोड्स ऑफ
वाइब्रेशन, या फिर क्या बोल देते हैं, कंपन की विधाएं। तो अपनी हेडिंग डाल दीजिए, अपनी जो हेडिंग है वो डाल दीजिए आप, इसमें क्या बोलते हैं इसको, सामान्य कंपन विधाएं। ठीक है, सामान्य कंपन विधाएं या फिर विधा बोल सकते हो। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, देखो इनकी जो कंपन, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें पाए जाने वाले जो परमाणु है वो कंपन किस तरीके से करते हैं, उनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल की हम लोग क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं। देखो इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल को जैसे हम लोग मानते हैं, जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे घर पे क्या है, कोई हमारे पास क्या है, कोई भी दृढ़ सतह है, उस पर हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे स्प्रिंग से बांध के कोई गेंदे लटका दी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें गेंदे लटका दी हम लोगों ने। ठीक है, ये क्या लटका दी हम लोगों ने, गेंदे लटका दी। ठीक है, इस पे इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, जैसे कोई है इसके नीचे बांध दी जाती है गेंदे बांध दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार का मॉडल होता है, उसके द्वारा हम समझते हैं। तो इसमें क्या हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग इसमें ये मानते हैं कि ये वाला जो दृढ़ स्थान है उससे क्या बंधी हुई है, इससे बंधे हुए अपने मॉलिक्यूल। जैसे इसको, ये वाले जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, जो गेंदे मैं आपको बता रहा हूं, उसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं परमाणु नाभिक मान लेते हैं। इनको क्या मान लेते हैं, परमाणु नाभिक मान लेते हैं। और जो जिस रस्सी से इनको बांधा जाता है, जो स्प्रिंग से बांधा जाता है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं बंद लंबाई मान लेते हैं। उसको क्या मान लेते हैं, बंद लंबाई मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार का मॉडल प्राप्त हो गया। जैसे हमारे को इस प्रकार से कोई स्थिति प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस पर, ये यहाँ पर क्या है, गेंदों का जो गुच्छा है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक तेज एकदम से क्या मारते हैं, इसको धक्का मारते हैं। ठीक है, इसको तेज क्या करते हैं, धक्का मारते हैं। तो जैसे इस पे धक्का मारेंगे तो क्या करेंगे, ये जो गेंदे लटक रही है वो क्या करेंगे, अपनी जगह पर क्या करने लग जाती है, गति करने लग जाती है। अपनी जगह पर क्या करेंगे, अपनी साम्यावस्था के इधर उधर क्या करने लग जाती है, गति करने लग जाती है। तो यही पढ़ेंगे, और इसी के द्वारा हम लोग क्या समझेंगे, जो अपना मॉलिक्यूल है उसमें जो पाए जाने वाले जो परमाणु है वो क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई दीवार में मैंने क्या डाल दी, कोई कील मैंने इसमें क्या कर दी, लगा दी। ठीक है, इससे क्या लटका देता हूं मैं, गेंद लटका देता हूं। ठीक है, इस तरीके से क्या लटका देता हूं, गेंद रस्सी से बांध बांध के क्या लटका देता हूं, गेंद लटका देता हूं। इन गेंदों को तो मैं क्या मान लेता हूं, इन गेंदों को तो मान लेता हूं मैं क्या, अपना जो परमाणु है उनके नाभिक मान लेता हूं। ठीक है, और जिस रस्सी के द्वारा ये बंधे होते हैं उनको मान लेता हूं मैं बंद लंबाई मान लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार जैसे मान लो पहले तो 2 गेंद रखी हुई है। ठीक है, फिर उनको क्या करता हूं, मारता हूं, उनके तेज मारता हूं, तो क्या करेंगे, अपनी गति के सापेक्ष क्या करने लग जाएंगे, इधर उधर कंपन करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। ठीक है, अपनी साम्य स्थिति ये करें, पहले इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे। इस प्रकार से क्या करने लग जाती है, वो अपनी साम्य जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग क्या करने लगते हैं, गति करने लग जाती है। अब जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, इसमें अपने जो क्या है गेंदों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे पास क्या है, ये आपस में टकराने लग जाएंगे। इसकी वजह से क्या है, जो कंपन होंगे उनको अच्छे तरीके से हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल में जैसे जैसे परमाणु बढ़ते जाएंगे, उनका जो हमें क्या है, जो उनकी कंपन की जो विधाएं है वो भी प्राप्त करना क्या होता है जाएगा, हमारे लिए जटिल होता जाएगा। क्या होता जाएगा, जटिल होता जाएगा। और जो क्या है, तो जैसे बहुत सारे इसमें क्या होंगे, हमारे पास गेंदे होंगी, फिर उनको एक साथ मारते हैं, फिर उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी गति का हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और जिनका जो समान होता है उनको हम लोग अलग मान लेते हैं, जिनका कुछ अलग होता है उनको अलग तरीके से हम इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होती है उस मॉडल के बारे में, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कंपन किस तरीके से करता है उसकी गति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो अब देखिए, जो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि भाई सामान्य कंपन विधाएं होती क्या है वास्तव में। तो देखिए, तो वो क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, बहुपरमाणविक अणु के लिए, बहुपरमाणविक अणु के लिए सामान्य कंपन विधा, सामान्य कंपन विधा ऐसी व्यवस्था है, क्या है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें परमाणु अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर सरल आवर्त गति करते हैं, सरल आवर्त गति करते हैं।
और यह गति, यह गति समान वेग व समान कला से, समान वेग व समान कला से करते हैं। देखो जो हमारी क्या है, जो कंपन की जो विधा है वो क्या है, हमारे पास क्या है, एक बहुपरमाणुविक अणु है, उसकी क्या है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें उसमें जो पाए जाने वाले परमाणु है वो अपनी साम्य अवस्था की क्या है, इधर उधर सरल आवर्त गति के रूप में क्या करते रहते हैं, गति करने लग जाते हैं। वो भी किसके द्वारा, समान वेग और समान कला के द्वारा क्या करते हैं, अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के लिए जो कंपन विधाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए, नए पेज पे लिख लीजिए, क्योंकि आप हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे डिवाइडेशन करने वाले हैं। कंपन विधाएं, देखिए कंपन विधाएं, देखो मैंने आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था, मैंने उसमें आपको बताया थे जो अपनी जो वाइब्रेशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो कितनी हो रही थी, 3n-5 थी। और एक क्या थी, जो अपने रेखीय मॉलिक्यूल थे, रेखीय मॉलिक्यूल थे उनके लिए तो कितनी थी, 3n-5 थी। और जो अरेखीय मॉलिक्यूल थे उनके लिए कितनी थी, उनके लिए थी 3n-6 थी। ठीक है, ये बात थी। ये जो मोड्स थे ना उन्हीं का मान था 3n-5 और जो 3n-6 था। ठीक है, ये बात थी। अब देखो जो कंपन विधाएं हैं उनको किस तरीके से बांटा गया है। देखो जब मॉलिक्यूल कंपन करता है तो उसकी क्या है, एक तो बंध लंबाई में परिवर्तन आता है और उसके कोण में भी परिवर्तन आता है। जहां से बंधे होते हैं ना वो, तो उसकी बंध लंबाई में परिवर्तन आता है कंपन करेगा तो। और क्या होगा, उसका जो बॉन्ड एंगल होगा, दो परमाणु के बीच में जो बॉन्ड होगा उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसके आधार पर क्या उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पहला तो बांटा गया है किसमें, बंध लंबाई में परिवर्तन के आधार पर, बंध लंबाई में परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, और जो दूसरा है वो दूसरा कौन सा है, उसके जो कोण है, जो बंध कोण है उसके आधार पर, बंध कोण में परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर, एक तो उसकी जो बंध लंबाई है उसमें परिवर्तन के आधार पर, और एक जो बंध कोण है उसमें परिवर्तन के आधार पर। देखो जब किसी मॉलिक्यूल की जो बंध लंबाई होती है उसमें परिवर्तन होता है तो उसमें कौन से कंपन होते हैं, उनको कहा जाता है स्ट्रेचिंग। ऐसे जो मोड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड कहा जाता है। और सभी मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड होता है ना उसका मान होता है n-1 होता है। सभी के लिए कितना होता है, n-1 होता है। ठीक है, ये बात होती है। और इसको क्या बोलते हैं, जो ये बंध कोण में परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, बेंडिंग वाइब्रेशन मोड्स, वाइब्रेशन मोड्स। और इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन मोड्स। ठीक है, इसको क्या है, डिफॉर्मेशन मोड्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात होती है। अब देखो अब क्या होता है, जो अपना डिफॉर्मेशन मोड में बात कर लेते हैं कि देखो हमारे पास स्ट्रेचिंग था वो तो सभी मॉलिक्यूल के लिए समान था n-1। यहां पर क्या है, जैसे मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, रेखीय है। मॉलिक्यूल अगर क्या है हमारे पास रेखीय है तो रेखीय के लिए कितना हो जाएगा इसका मान, रेखीय का देख लीजिए n-1 घटा दीजिए इसमें से तो कितना बच जाएगा, एक n निकल गया तो 2n हो गया, और 5 में से एक गया 4, तो रेखीय के लिए तो कितना हो जाएगा 2n-4। और जो अरेखीय है उसके लिए कितना होता है इसका मान, उसके लिए होता है कितना 2n-5, 6 में से 1 गया कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इनको दो भागों में बांट जाएगा, पहला तो बंध लंबाई में परिवर्तन के आधार पर, दूसरा बंध कोण जो होता है उसमें परिवर्तन के आधार पर। अब देखो जो बंध लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। उसको भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। देखिए पहला तो था अपना, वो था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। एक तो क्या होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, और एक होती है अपनी कौन सी, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एक क्या होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। देखो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है। जैसे मेरे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मेरे पास क्या है
कोई मॉलिक्यूल है, ये इसका मान लेते हैं केंद्र है, गुरुत्वीय केंद्र है, और इससे क्या है दो जुड़े हुए, इसमें क्या है ये दो परमाणु है किसी मॉलिक्यूल के, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अब इनके में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, और कंपन किसकी वजह से हो रहा है, कंपन की वजह से इसमें क्या हो रहा है, बंध लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, बंध लंबाई में परिवर्तन होता है। क्या होता है, बंध लंबाई में परिवर्तन होता है। अगर ये क्या करते हैं, अगर इनकी जो बंध लंबाई है वो दोनों की, जैसे इसकी इस तरह बढ़ रही है तो इसकी भी इस तरह बढ़ रही है, क्या हो रही है, दोनों की क्या है, या तो फिर दोनों की एक साथ बढ़ेगी या फिर दोनों की एक साथ कम होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग, जो अपनी क्या है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जो बंध लंबाई है वो या तो फिर दोनों परमाणु की एक साथ बढ़ेगी, दोनों की एक साथ कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, तो ऐसा जो कंपन होगा, जो ऐसी स्ट्रेचिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहा जाता है। दोनों की या तो फिर एक साथ बढ़ेगी या फिर दोनों के एक साथ कम होगी, ठीक है। इसी प्रकार ये है, अगला जो है अपना एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसके दो हमारे पास क्या है, ये दो इसके क्या है परमाणु जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक तो इस तरह बढ़ रहा है और एक दूसरा है वो कम हो रहा है, ठीक है। और एक स्थिति में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है और ये भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या हो गया, ये बीच में क्या हो गया, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, बीच में केंद्र इसका, इसके एक तरफ इसमें इस तरफ मेरा परमाणु है, एक इस तरफ परमाणु है, तो ये क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक था। उसमें तो क्या हो रहा था, अगर दोनों बढ़ रहे तो दोनों एक साथ बढ़ रहे थे, ये भी इतनी दूर जा रहा था तो ये भी इतनी दूर पास आ रहा था तो ये भी पास आ रहा था। इसमें क्या होगा, एक तो दूर भाग रहा है, एक पास में आ रहा है, एक पास में आ रहा है, दूसरा दूर भाग रहा है। इसका मतलब क्या है, जो बंध लंबाई है इसमें एकदम से क्या हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसके केंद्र से देखें तो बंध लंबाई है दोनों परमाणुओं के बीच की, वो क्या होगी, समान नहीं रहेगी। तो ऐसी स्ट्रेचिंग को क्या कहा जाता है, ऐसी स्ट्रेचिंग को कहा जाता है अपना एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन के बारे में। जो बेंडिंग वाइब्रेशन मूड होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो इनको एक तरफ से लिख लीजिए, ठीक है। इनको एक तरफ से आपको अलग अलग उतार लेना सभी को, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो, जो बेंडिंग है उसको दो प्रकार से बांटा गया है, जो बंद कोण है उसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो देखो क्या हो, बंद कोण जैसे क्या हो, एक ही तल में परिवर्तन हो, और एक बंद कोण क्या हो, जो तल है उसके ऊपर नीचे इस तरीके से हो। एक तो क्या हो, तल के अंदर हो, एक तल के बाहर हो, या फिर तल के ऊपर हो। इस टाइप से क्या है, इसको दो भागों में बांटा गया है। किसको, जो बेंडिंग है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, एक तो इन द प्लेन, तल के अंदर ही, और दूसरा बांटा गया वो कौन सा था, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। एक तो इन द प्लेन, एक बांटा गया आउट ऑफ द प्लेन। अब जो इन द प्लेन था उसको भी दो भागों में बांटा गया, इन द प्लेन को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा, पहला बांटा गया रॉकिंग, बताएंगे आपको रॉकिंग क्या होता है, और दूसरा बांटा गया कौन सा, सिजरिंग। क्या बताया, इसको दो भागों में, एक तो रॉकिंग में और एक सिजरिंग में। तो अब सबसे पहले बात करते हैं रॉकिंग के बारे में, कि भाई रॉकिंग किस तरीके से होता है और सिजरिंग किस तरीके से होता है। देखो रॉकिंग क्या होगा, जैसे मेरे पास क्या है, ये कोई दो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इसके दो परमाणु है। एक परमाणु मेरे पास क्या है, एक परमाणु ये है और एक परमाणु मेरे पास क्या ये है, ठीक है। अब ये कंपन करेंगे तो दोनों क्या करेंगे, या तो फिर दोनों इस तरफ जाएंगे या फिर दोनों इस तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो दोनों हमारे पास परमाणु है वो एक ही दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। दोनों एक ही दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे, और इसकी वजह से क्या आएगा, इसमें बंद कोण में परिवर्तन आएगा। देखो इसका जो डायग्राम अगर बनाते हैं हम लोग, इसका किसका, रॉकिंग का, तो रॉकिंग का किस तरीके से बनेगा, ये मेरे पास क्या है, ये बीच का भाग हो गया, इससे मेरे पास क्या है, दो परमाणु मेरे पास इससे जुड़े हैं, तो ये दोनों गति करेंगे ना, तो जैसे ये इधर जा रहा है ना, तो ये भी इधर ही जाएगा। अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा। इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, ये इस तरीके से एक ही प्लेन में कर रहे हैं ना, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये होता है अपना रॉकिंग वाला भाग होता है, ठीक है। दूसरा अपना सिजरिंग। सिजरिंग का मतलब क्या होता है, कैंची। तो कैंची तो आप लोगों ने देखी होगी, कैंची इस तरीके से चलती है, क्या करती है, इस तरीके से चलती है। या तो फिर दोनों पास में आएंगे या फिर दोनों दूर जाएंगे, पास में आएंगे दूर जाएंगे, पास में आएंगे दूर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो सिजरिंग होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो अपने मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से, जो मॉलिक्यूल है इसमें जो दो परमाणु रहेंगे इसके, वो क्या करेंगे, वो परमाणु या ये इस तरफ जाता है तो ये भी इस तरफ आएगा, ये अगर दूर जाता है तो ये भी दूर जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाले जैसे ये मेरे पास क्या है,
दो मेरे क्या है परमाणु जुड़े हुए हैं, ये दोनों अगर पास आते हैं या फिर दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, ये क्या होता है अपना सिजरिंग मूड होता है। ये क्या होता है सिजरिंग मूड होता है। और इसकी वजह से क्या है जो बंद कोण है इसमें परिवर्तन होता है। और जो बंद कोण में जो परिवर्तन है वो किसमें हो रहा है, केवल और केवल एक ही प्लेन में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इन द प्लेन कहा जाता है। अगला जो है उसके बारे में बात करते हैं। जो अगला है अपना, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए दो भागों में कौन कौन से भाग हैं इसके। पहला जो है जो अपना आउट ऑफ द प्लेन है उसको दो भागों में, पहला जो है अपना वो है वेगिंग, क्या है वेगिंग है। और जो दूसरा होता है अपना वो होता है ट्विस्टिंग। दूसरा क्या है ट्विस्टिंग है। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना, और जो वेगिंग है इसको समझाता हूं आपको। देखो इसमें क्या होगा, इसमें आउट ऑफ द प्लेन हमारे क्या करेंगे, कंपन करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, ये जो दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, दो एक मॉलिक्यूल है इसके दो परमाणु है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से गति करेंगे, जैसे इनका प्लेन है वो तो क्या है इनका प्लेन, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है। अभी तक जो अपने पास कंपन थे वो क्या एक ही प्लेन में कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा आउट ऑफ द प्लेन करेंगे। देखो ये क्या करेगा, ये दोनों जो परमाणु है वो क्या करेंगे, या तो फिर दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे या फिर दोनों नीचे आएंगे। इस तरीके से क्या करेंगे ये, जैसे या फिर क्या है इनका प्लेन ये है, तो ये क्या करेंगे, एक इस तरफ जाएंगे दोनों साथ में, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, आउट ऑफ द प्लेन करेंगे। इनका प्लेन तो ये है, लेकिन किसमें गति जो क्या है वो कंपन है वो क्या इसमें कर रहे हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है कौन सा अपना, ये होता है वेगिंग। तो इसका भी डायग्राम बना लीजिए। वेगिंग का जो डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा, वो होगा ये मॉलिक्यूल होगा अपने पास, इसके जो दो परमाणु होंगे, अगर एक हम ये क्या है, ये अगर ऊपर आ रहा है तो ये भी ऊपर आए, जो प्लस है वो ऊपर आ रहा है, जो माइनस होगा वो नीचे जाएगा। अगर नीचे जा रहा है ये भी, तो ये भी क्या है नीचे जाता है। क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, ये कंपन करते हैं, गति करते हैं। देखो इस टाइप से करेंगे, ये इनका प्लेन हो गया, आउट ऑफ द प्लेन करेंगे दोनों, या साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, साथ में जाएंगे, साथ, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। दूसरा अपना ट्विस्टिंग। दूसरा कौन सा होता है, ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग का मतलब आप समझते हो, मुड़ना बोलते हैं जिसको, जो मुड़ना होता है ना, जो होता है ना मुड़ना होता है उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग में देखो क्या होता है, ट्विस्टिंग में ये होता है, जैसे मेरे पास क्या है मॉलिक्यूल है, इसके दो परमाणु है, तो इनमें क्या होगा, अगर एक हमारे पास क्या है, देखो ट्विस्टिंग है और इनका प्लेन ये है सेम, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक प्लेन में है, ठीक है, दोनों क्या है एक प्लेन में है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक पीछे आता है तो दूसरा आगे जाएगा, एक आगे आता है तो दूसरा पीछे जाएगा। इस तरीके से करते हैं दोनों क्या करेंगे इस तरीके से। जैसे मेरे पास क्या है, ये दो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। तो ऐसा जो मूड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, ट्विस्टिंग। जैसे ये मेरे पास क्या है मॉलिक्यूल है, तो जैसे एक बाहर आ रहा है तो दूसरा अंदर जाएगा, एक अंदर आ रहा है तो दूसरा क्या होगा बाहर जाएगा। ये बात होती है किसके बारे में, अपने वाइब्रेशन मूड्स के बारे में। किसके बारे में, वाइब्रेशन मूड्स के बारे में।